नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र अपनी एक खास अहमियत रखता है। लोकसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। सूबे की 48 सीटों पर 5 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण में 5, दूसरे चरण में 8, तीसरे चरण में 11, चौथे चरण में 11 और 5वें चरण में 13 सीटों पर चुनाव हुआ था। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद ये पहला चुनाव है। सूबे में महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी की जंग है और एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र में एनडीए को 46% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, जबकि अगर बात इंडिया ब्लॉक की करें तो उसे 43% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। सूबे में दोनों गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। अगर बात सीटों की करें तो यहां 48 में से एनडीए को 28 से 32 और इंडिया ब्लॉक को 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। खास बात यह रही कि एग्जिट पोल के मुताबिक उद्धव ठाकरे के हिस्से वाली शिवसेना को 9 से 11 लोकसभा की सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि बीजेपी के बूते मैदान में उतरे एकनाथ शिंदे के खाते में 8 से 10 सीटें ही आने का अनुमान जताया जा रहा है। एकनाथ शिंदे के खाते में 8 से 10 सीटों के बाद शरद पवार की बारी। शरद पवार वाली एनसीपी को 3 से 5 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अजीत पवार के खाते में 1 से 2 सीटें ही आ रही हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ खड़ी कांग्रेस को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। तो आइए इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर ही उठ रहा है कि आखिर महाराष्ट्र में क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, महाराष्ट्र में किसका मंगल होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कौन किस पर भारी नजर आ रहा है। ये जो महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी की ये जो जंग दिखाई दे रही है, ये जो दंगल दिखाई दे रहा है, इसमें कौन कितना आगे नजर आ रहा है। क्योंकि साफ तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरह से गठबंधन हुए थे, एनसीपी 2 गुटों में टूट गई, बात शिवसेना की करे तो वो भी 2 गुटों में टूट गई। उसके बाद कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को इसका मिला है, इसका फायदा पहुंचा या नुकसान हुआ, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोटियों को सेट किया था, अपनी रणनीति को बनाया था, जाहिर तौर पर जितनी सीटों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने की थी, कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर इन एग्जिट पोल्स में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर बन रहा है कि यूपी के बाद सबसे बड़ी नजर अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रचार प्रसार को लेकर रही या फिर किसी भी मुद्दे को उठा लिया जाए तो उसको लेकर रही, तो उसमें सबसे पहले यूपी के बाद दूसरा नंबर अगर रहा तो वो महाराष्ट्र का रहा कि महाराष्ट्र में किस तरह की रणनीति रहनी चाहिए, किस तरह से महाराष्ट्र में विजय हासिल करनी चाहिए। शिंदे के आने के बाद, उसके बाद अजीत पवार के शामिल होने के बाद, उसके साथ साथ राज ठाकरे के भी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो जीत होगी वो शानदार होगी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़े अंतर के साथ वहां पर जीत दर्ज करेगी। तो इसी पर अब खास बातचीत के लिए और इसी विषय को समझने के लिए कि आखिर जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो किस तरफ जा रही है, क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी वो काम आ रही है, या आगे आने वाले वक्त में ये जो लोकसभा का चुनाव रहा आगे की सियासत कैसे तय करेगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से रेसिडेंट एडिटर राजीव राय जी हमारे साथ। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका इस कार्यक्रम में। राजीव रंजन जी, जिस तरह से देखिए हर एग्जिट पोल पर अगर नजर डाली जाए तो हर एग्जिट पोल यही कह रहा है 370 पार तक सीटें दी जा रही हैं। महाराष्ट्र की बात अगर कर लें तो क्या लग रहा है सर, इन आंकड़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये आंकड़े सटीक बैठ पा रहे हैं? आपको लगता है कि जो महाराष्ट्र के समीकरण है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे हैं? महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में बिल्कुल अलग है। हालांकि बीजेपी ने यहाँ गठबंधन की कई अवसर दिए, कई अपने नए चेहरे कराते, जिसमें अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो,
और हाशिए पे चल रहे राजनेता राज ठाकरे को भी अपने आप में शामिल किया। लेकिन इसमें कई बातें देखने वाली होगी कि आखिर ये तो गठबंधन अलग अलग आए, क्या वो सही तरीके से सटीक बैठ पाए या नहीं जी। क्योंकि अभी तक जो अंदर खाने की बात है कि कार्यकर्ता नाराज भी है, क्योंकि चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस नेताओं के लिए हम बार बार विरोध करते रहे, अब उन नेताओं का हमें विचार करना पड़ रहा है, या जिन नेताओं को लेकर हम बराबर आगे की लड़ाई लड़ने की सोचते रहे वो ये कर दिया गया, लिहाजा उनका जो मनोबल था वो कम दिखता गया। यही कारण था कि जैसे हाँ 5वें चरण का चुनाव खत्म हुआ, यानी पूरे महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हुआ, उसी दौरान उसके तुरंत बाद तीनों जो गठबंधन की पार्टियां थी वो बैठक करने बैठ गई। एकनाथ शिंदे अपने गुटों के साथ अलग बैठक की, अजित पवार ने अपने गुट के साथ अलग बैठक की और साथ साथ ये कहा कि आखिर उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्योंकि बीजेपी के सामने उन्हें ये दिखाना जरूरी है कि वो जब गठबंधन में आए हैं तो उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, यानी अपना 100% उन्होंने दिया है पार्टी को, यानी बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए, केंद्र में लाने के लिए 100% अपने सहयोग दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो कई जगह ऐसे कैंडिडेट जो कैंडिडेट या तो टिंटेड थे या अगर देखा जाए तो उन्हें उन पर कई तरह के आरोप लगे हुए, वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से वहां अलग अलग जगह पर चुनाव लड़ रहे थे। वही हाल अजित पवार के गुट का था, लेकिन कहीं कोई ऐसा तारतम्य नहीं दिखता बन रहा था कि क्या तीनों पार्टियों में इस तरह से तारतम्यता बिंदी। अंदर खाने में ये बात जरूर चलती रही कि तीनों पार्टी अपना परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग चुनाव प्रचार के दौरान ये जरूर कहा गया कि आप अगर किसी भी चुनाव चिन्ह को वोट देते हैं, यानी धनुष्वान को देते हैं या घड़ी को देते हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था, वो सीधा का सीधा वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा, ना कि केवल नरेंद्र मोदी को जाएगा। यही चुनाव प्रचार किया गया था और इसी बात को लेकर यहाँ मैदान में भी अलग अलग कैंडिडेट उतरे थे, खास करके जो सहयोगी पार्टी के। लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है कि को जितना प्रतिशत मिलना चाहिए या जितना उसका वर्धन समर्थन मिलना चाहिए वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ नुकसान जरूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो अलग अलग गठबंधन हुए उस गठबंधन को लेकर यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में, यानी अगर देखा जाए तो एक इमोशनल कार्ड खेला गया उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट उद्धव ठाकरे की तरफ से। उद्धव ठाकरे की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि हम तो बराबर उनके साथ चलते थे, लेकिन घर तोड़ने की साजिश उन्होंने ही की। वही हाल शरद पवार गुट की तरफ से यही कहा गया कि पार्टी को तोड़ना बीजेपी की नीयत है और बीजेपी पार्टी ने घर को भी तोड़ा, यानी अजित पवार की पत्नी को उनके ननद के खिलाफ, यानी सुप्रिया सुले के खिलाफ वो चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया। यानी एक तरह से स्पष्ट कहा गया कि घर तोड़ने की साजिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इस तरह के आरोप जरूर लगे, लेकिन जनता है वो स्पष्ट तौर पर ये चाहती थी कि किसी भी तरह से एक जो सत्ता में केंद्र में जो शासन आए वो एक हो, यानी पूरी तरह से एक बहुमत की सरकार हो। इसी तरह से कई जगह पे उन्होंने बीजेपी को उत्साहवर्धन तरीके से एक समर्थन भी दिया। जैसे पहले चरण के चुनाव के बाद अगर देखा जाए चंद्रपुर, नागपुर या गोंदिया उस इलाके में बेहतर समर्थन मिला। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चौथे चरण के चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में जो अलग अलग जो चुनाव क्षेत्र हुए, यानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में हालांकि पीयूष गोयल थे, पीयूष गोयल को उन्होंने बहुत समर्थन जो लोगों ने दिया है। हालांकि नतीजे में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वो कितने मतों से जीत पाते हैं, लेकिन 2-3 और जो सीटें थी उस पे लोगों ने जरूर बीजेपी के साथ नहीं दिया, क्योंकि वो गठबंधन की सीटें में थी और गठबंधन की सीटों में बीजेपी को लोगों ने उन कैंडिडेटों को चुना जो उनको लगता था कि वो बेहतर हो सकते हैं, यानी उस इलाके के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इस तरह से कहीं कहीं जरूर बीजेपी को थोड़ी सी बैकफुट पे आना पड़ेगा, बैकफुट पे आ जाएगी, लेकिन कहीं जरूर है कि बीजेपी महाराष्ट्र में कुछ अच्छे नतीजे भी आएंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी यहाँ चाहती थी कि महाराष्ट्र में जो 48 सीटों हैं, 48 सीटों में से लगभग 40 सीटों से ऊपर उसके गठबंधन और उसके सीटें आएंगी, वो शायद
मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से आपने बताया, जो महायुति की गई, तमाम लोगों को जोड़ा गया, राज ठाकरे को पार्टी में लेकर आया गया, शिंदे को लेकर आया गया, उसके बाद अजीत पवार दो गुटों में बट गई। कहीं ना कहीं जो पार्टी थी एनसीपी और फिर शिवसेना, दो गुटों में बंटने की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाने की ये जो पूरी वजह बनती नजर आ रही है, ये एक कारण हो सकता है। साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मुद्दे क्या कुछ रहे। महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरह से आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण रहती है, अलग ही दिशा में ले जाती है चुनाव, चाहे लोकसभा के हो विधानसभा के हो। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि जब जनता अपने घर से बाहर निकली वोट डालने के लिए, तो उसके मन में क्या मुद्दे थे? क्या वो चाहती थी कि जब भी कोई प्रतिनिधि पर के लिए वो वोट करने जा रही है तो वो किन मुद्दों को लेकर हमारे सहयोग के लिए खड़ा रहे, हमारे ये काम पूरे हो जाएं? ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहे सर? देखिए, वक्त तो साफ है कि जो मुद्दे बीजेपी ने लोगों के समक्ष लेके आया जी, उन मुद्दों को स्पष्ट तौर पर जनता ने पूरी तरह से रखा। और इसके साथ साथ जनता ने जब कैंडिडेट चुनने की बात आई तो उस वक्त उन्होंने यही चुना कि आखिर जो कैंडिडेट है वो बेहतर किस तरीके से, और साथ साथ जिसे हम सत्ता सौंप रहे हैं, यानी 5 सालों के लिए हम अपना अधिकार जिन्हें सौंप रहे हैं, वो राज्य के हित में और देश के हित में किस तरीके से हैं। अलग अलग मुद्दे जरूर थे, हालांकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो का मुद्दा जो था वो सब पर भारी रहा। स्थानीय मुद्दे जरूर होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों की उतनी महत्ता नहीं रह जाती है, क्योंकि महत्ता तब होती है कि पूरे देश में आखिर किस तरह का माहौल पैदा हुआ, किस तरह की बातें आगे बढ़ेंगी और देश के विकास को किस तरीके से कौन राजनेता यानी कौन राजनीतिक दल आगे लेकर जाएगा। ये जरूर था, क्योंकि अलग अलग पार्टियों का सहयोग मिला बीजेपी को। बीजेपी में वो पार्टियां आई जिन पार्टियों के खिलाफ बीजेपी बराबर मोर्चा खोले रहती थी। यानी अगर देखा जाए तो सिंचन घोटाले, सिंचाई घोटाले को लेकर अजित पवार को बार बार मौजूदा उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार भी कहा है, पुणे की सभाओं में कई बार कहा है। 2014-2019 के चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दे उठाए जरूर गए थे, एनसीपी के चुनाव के खिलाफ बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए गए थे जिन मुद्दों को भरपूर करके कहा गया कि अगर इन मुद्दों पर जांच की जाएगी, फैसले आ जाएंगे, कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो जेल में चक्की जीवन कट जाएगी। लेकिन यही था कि राजनीति में कोई सदैव के लिए न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। यही था कि इस बार सत्ता में तीनों पार्टियां हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट है और अजित पवार गुट है और एनसीपी के अजित पवार गुट और बीजेपी का अपना धड़ा, बीजेपी यहाँ सत्ता में है ही। तो तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात जरूर घर कर गई थी, लोगों के दिमाग में ये बात जरूर थी कि एक वक्त तक इतने बड़े दुश्मन बार बार उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले अब साथ स्टेज पर नजर आ रहे हैं, मंच पर नजर आ रहे हैं। तो कुछ देर तक जनता जरूर इस दुविधा में थी कि आखिर वो किसका चुनाव करे, यानी उसके चुनाव करे जो बार बार, जिसके लिए वो हमेशा खड़ी होती है, जो देश के विकास के लिए बात करती है, या उसका चुनाव करे जिनके खिलाफ कई सारे मामले हैं या उनके नेताओं के खिलाफ कई सारे मामले हैं। लेकिन वो बातें दरकिनार करके जरूर दिल बात की गई। हालांकि कहीं स्तर पर, कुछ जमीनी स्तर पर जिन नेताओं के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे थे, जो जिन नेताओं को लगता था या जिन प्रतिनिधियों के बारे में लोगों को लगता था कि ये संसद में जाकर उनका प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, उनकी बातों को नहीं रख पाएंगे, या उनके बारे में ये स्पष्ट तौर पर था कि केवल और केवल अपने फायदे के लिए चुनाव में आए हैं, उन्हें जनता ने नकारा है और जनता ने अपना मत उन्हें नहीं देने की कोशिश की है। लेकिन ये जरूर है कि उनके भी खड़े होंगे तो उन्हें भी कुछ मत मिलेगा। ऐसी बात नहीं कही जा सकती है कि उन्हें बिल्कुल धीरे से नकार दिया गया। लेकिन ये बात जरूर है कि जनता के मन में ये बराबर ये विचार रहा है, खास करके इस लोकसभा चुनाव के दौरान, कि देश किस तरीके से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है, उसी रास्ते पर बढ़ने की बल देना चाहिए। और अगर अच्छे उम्मीदवार हैं तो उन उम्मीदवारों का चयन करना उनका दायित्व है और इसी आधार पर दायित्व किया गया। लेकिन विपक्ष के कुछ लोगों को भी जनता ने अपना मत जरूर दिया है। हालांकि वो प्रतिशतता भी कुछ अधिक हो सकती है, क्योंकि जिस तौर पर कहा था कि 48 सीटों
सीटों में से 40 से अधिक उन्हें मिली, हालांकि तो वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। लिहाजा यही है कि विरोध में जो खड़े थे उन उम्मीदवारों को जनता ने अपना प्रतिनिधित्व देने की बात कही है, जो उनके मुद्दे यानी स्थानीय मुद्दे के साथ साथ देश के लिए जो मुद्दे हैं, विकास की होती है। जिन कई इलाके ऐसे भी महाराष्ट्र में है जहां विकास का अभी तक भी एक नाम मात्र का हिस्सेस पहुंचा हुआ है। मुंबई से महज 7 किलोमीटर दूर अगर देखा जाए ज्वार और मोखाड़ा जो आदिवासी इलाके हैं, वहां अभी तक विकास की लहर नहीं पहुंची है, यानी अभी तक सड़क के रास्ते अभी नहीं पहुंचे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो पानी का संकट तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में है, वो मुद्दे बार बार लोगों के दिमाग पर कौनते रहते हैं कि सत्ता बार बार कहती है, सरकार बार बार कहती है कि हर घर हर जल नल जल की व्यवस्था की गई है। अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जो कि पानी के लिए पूछते रहते हैं। तस्वीरें आपके साथ कई बार स्पष्ट हुई हैं, खास करके अकोला इलाका हो या महाराष्ट्र का मुंबई के लगभग 160 किलोमीटर दूर पालघर का इलाका हो, जवार का इलाका हो, जो आदिवासी इलाके कहे जा सकते हैं, उन इलाकों में बार बार ये देखा गया है कि पानी की समस्या किस तरीके से है। अभी तक सरकार ने वहां पानी की समस्या दूर नहीं कर पाई है। लिहाजा वो उन इलाकों में जरूर जनता ने विपक्ष का भी सहारा लिया है कि विपक्ष उनके मुद्दों को आगे लेकर जाएगी और जरूर सरकार के सामने रखेगी और उन्हें राजीव जी, जितने मुद्दे आपने बताए वो काफी बड़े मुद्दे थे कि विकास का मुद्दा हो या फिर पानी के संकट को लेकर मुद्दा हो। यहाँ पर 2-3 मुद्दे और रहे जो सबसे ज्यादा बड़े रहे। एक तो मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह की खींचातानी नजर आती रही, वो तस्वीरें सबके सामने थी। किसानों का मुद्दा जब उठा तो वो भी बहुत बड़ा हो गया। ऐसे में क्या लगता है आपको कि इन मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में आज इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मराठा आरक्षण मुद्दा हो या किसान का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा न केवल महाराष्ट्र का ही है, देश भर का है। हालांकि किसान जब नासिक से लेकर मुंबई तक पैदल चलकर आते हैं तो ये मुद्दा ज्यादा बलवती दिखता है और ये बार बार दिखता है कि भाई महाराष्ट्र के किसान बहुत तरह से नाराज। लेकिन ये जरूर है कि देश भर के किसान अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग इलाकों में नाराजगी अपनी जाहिर कर चुके हैं। ये जरूर है कि इस इलाकों में अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो किसान हैं, खास करके जो बड़े किसान हैं, वो बिल्कुल बीजेपी के साथ नजर आते हैं। तो वो कहीं छोटे किसानों की नाराजगी कुछ दूर तक जाएगी, बड़े किसानों की जो समर्थन है वो बीजेपी के साथ दिखी है। अब आई बात मराठा आरक्षण की बात। मराठा आरक्षण का ठीकरा जो है एकनाथ शिंदे सरकार के सर पर बीजेपी जरूर निश्चित तौर पर फोड़ेगी। अभी सत्ता में एकनाथ शिंदे सरकार ही है, एकनाथ शिंदे नेतृत्व में है सत्ता है महाराष्ट्र में। बार बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन यानी सुप्रीम कोर्ट में जो मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो प्रतिनिधित्व किया गया सरकार की तरफ से, वो अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। यानी अगर अच्छे तरीके से किया जाता तो जो तय सीमा है यानी लगभग 50% की आरक्षण सीमा है, उससे अधिक मराठा आरक्षण सीमा की जो मांग थी, 50% के आरक्षण से जो अधिक की सीमा की मांग थी, उसमें वो मिल सकता था। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था कि अपरिहार्य स्थितियों में केरल में और दूसरे राज्यों में आरक्षण की तय सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया था। तो यही बात कही जा रही है कि जो रिप्रेजेंटेशन था, पहले की यह कहा गया था कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में किया था वो गलत तरीके से किया था, इसलिए आरक्षण नहीं मिल पाया, यानी सुप्रीम कोर्ट से उस पर मुहर नहीं लग पाई। अब वही बात हो सकता है निश्चित तौर पर जी बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से आपने महाराष्ट्र की राजनीति को इतने बड़े पैमाने पर समझाया और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की कि किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए गुट के साथ साथ जिस तरह की रणनीति बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं सफल होती नहीं नजर आ रही है। किन किन मुद्दों के चलते इस तरह से जनता के मन में कहीं ना कहीं रोष की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।